हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान में बात किया जा रहा है। उसमें हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार में बात किया जा रहा है। मौलिक अधिकार से पहले जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया, वो दोनों कंप्लीट है और भाग 3 पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार पर आज हम लोगों का आखिरी मौलिक अधिकार होगा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बाकी उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसको आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 30 तक पढ़ लिया गया, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा अनर्गल चीज़ें बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एकदम महत्वपूर्ण कि ये एकदम इस तरह यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उनको परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रकार के रीटों के जारी करने की बात की गई है। 5 प्रकार के रीट क्या होते हैं? रीट, ठीक है, 5 प्रकार की रीटें होती हैं। यहाँ देखिए, रीट को क्या बोला जाता है? एक आदेश बोला जाता है। रीट का जो शाब्दिक अर्थ है वो आदेश से लिया जाता है। और इसी तरह से एक शब्द और प्रयोग होता है, डिक्री। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डिक्री क्या आती है। डिक्री भी, ये भी एक आदेश ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें जो हैं, रीट हो गया, डिक्री हो गया, ये आदेश होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट जारी करने की बात की गई है। कौन जारी करेगा? यहाँ से देखिए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जारी करेगा, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को आप देखेंगे कि अम्बेडकर ने, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा बोला है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत कौन रीट जारी कर सकता है? वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और हाई कोर्ट के लिए अगर हम बात करें, हाई कोर्ट के लिए अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद है 226। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि हाई कोर्ट का रीट जारी करने की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट की जो रीट जारी करने की शक्ति है, किस किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन कौन सी रीटें हैं। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको क्या बोला जाता है? हैबियस कॉर्पस। फिर उसके बाद परमादेश मैंडमस, फिर प्रतिषेध हो गया। ठीक है, प्रोहिबिशन, फिर उसके बाद उत्प्रेषण, फिर यहाँ पर सर्सियरी, फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी को वारंटो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रीट जो है अब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और हाई कोर्ट का जो रीट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, तो इससे ज़्यादा जो रीट जारी कर सकता है वो हाई कोर्ट कर सकता है, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस में क्या चीज़ें बातें की जाती हैं कि अगर कोई व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको समय के अनुसार, निश्चित समय के अनुसार वहाँ पर उसकी पेशी नहीं होती है, यानी कि उसको अवैध तरीके से निरुद्ध किया गया है, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ठीक है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस थाने में वहाँ पर कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया है, उसको बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको पेशी नहीं की जा रही है, वहाँ पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा, वहाँ पर आदेश देगा कि उनको एक निश्चित समय का अंतराल वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि किसी को आदेश देना, यानी कि जो कोई व्यक्ति है, जो पदाधिकारी है, या कोई भी पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी हो, तो वो अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसको परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध यानी कि कोई अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा कार्य कर रहा है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति हो या न्यायालय हो, कोई भी सरकारी चीज़ हो, न्यायालय हो या कोई पदाधिकारी हो, अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। ठीक है, तो वो कि उनका अधिकार क्षेत्र बताया जाए। फिर इसके बाद उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा मुकदमे दायर हुए हैं, किसी अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय की बात की जाती है, सेशन कोर्ट की बात की जाती है, सत्र न्यायालय की बात की जाती है, और पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ही तो रिट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह से बात किया जाएगा अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, इस तरह की बातें की जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो न्यायालय आते हैं उनके बारे में। तो उत्प्रेषण क्या होगा कि अगर कोई जो न्यायालय है वहाँ बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने अन्य न्यायालय को दिया जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या किया जाता है, उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। ठीक है, सर्सियरी। ठीक है, फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार परीक्षा से इस तरह से लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी पदाधिकारी पद पर बैठा हुआ है, अधिकारी पद पर बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें कर रहा है। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाएगी। और परमादेश भी उसी तरह से है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है सही तरीके से। ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए परमादेश रिट जारी की जाएगी। ठीक है, तो एक सिनेरियो के रूप में एक बार फिर से आप लोगों को हम बता दे रहे हैं और लोग समझ जाएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको रोका गया है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाएगी। किसके लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर। ठीक है, यानी कि पुलिस थाने को लेकर, दरोगा को लेकर, DSP को लेकर वहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होगी। फिर उसका परमादेश, यानी कोई पदाधिकारी जो है अपने कार्यों को सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है, उसके लिए परमादेश आएगा। प्रतिषेध, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, उसके लिए प्रतिषेध, यानी कि उसको रोका जाएगा। उत्प्रेषण, यानी कि किसी न्यायालय में कोई बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, तो उसको ये आदेश दिया जाएगा कि आप इन सारे मुकदमे को अपने पास रखकर जितने भी बच रहे मुकदमे हैं उसको अन्य न्यायालय को भी भेज सकते हैं, भेज दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए उत्प्रेषण होगा। फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने लगा। ठीक है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने लगा, तो उसको अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम छोटे फॉर्म में, तो उसको आप लोगों को बताया गया कि रिट क्या होता है। ठीक है, रिट और डिक्री आदेश के लिए लिया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट से आता है, एक हाई कोर्ट से आता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर रिट जारी करेगा, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट वहाँ पर रिट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। बस इतना है। ठीक है, इसके अलावा रिटों से संबंधित और भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग रिट से याद करिए और वहाँ पर लिखते रहिए, सुनकर भी लिख लेंगे, तो आप लोगों के लिए एक एक दो दो लाइन आप लोग समझ जाइए कि किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ेंगे DPSP के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो कल से हम लोग उसको प्रारंभ किया जाएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।